तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका कैम ग्लोब यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है ऋषिका और आज हम बात करने जा रहे हैं आईआईटी जैम एग्ज़ाम के बारे में। इस एग्ज़ाम के बारे में जितनी बातें आपको जाननी चाहिए, जो भी आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, वो सारी बातें आज इसके बारे में हम करने वाले हैं। जैसा कि हम 12th क्लास में होते हैं, जब हम बीएससी में एंटर करते हैं या बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक भी लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं होता कि हाँ, ऐसा कुछ एक एग्ज़ाम भी होता है जो हमें ऐसी चीज़ दिला सकता है जो हमने सोची भी नहीं है। ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी अवेयरनेस सच में लोगों में बहुत कम है। ये आपको मास्टर्स करवाएगा ऐसी जगह से जहाँ आप शुरू से पहुँचना चाहते थे, है ना? जहाँ आप जाना हमेशा से चाहते थे, वहाँ पर दोबारा से पहुँचने का एक ज़रिया है ये एग्ज़ाम। आईआईटी से मास्टर्स अगर आपको करना है, तो आईआईटी जैम इसका एक ज़रिया है। आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे सीनियर्स इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और जो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, आज की ये वीडियो उनके लिए होगी। इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे कि आईआईटी जैम क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ़ सीट्स क्या हैं, इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, आईआईटी जैम में एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, क्या है आईआईटी जैम? तो सबसे पहले एक बात आपको ये भी जाननी चाहिए कि हर साल अलग-अलग ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। आईआईटी भी होती हैं, आईआईएससी भी होती हैं। जैसे कि जैम 2024 ऑर्गेनाइज़ किया था वो है आईआईटी मद्रास। एंड 2025 आईआईटी दिल्ली इज़ गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज़्ड। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, हालाँकि इसका तैयारी से कोई लेना-देना है नहीं। आपको तैयारी हमेशा पूरी ही करनी है, ऑर्गेनाइज़िंग से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जस्ट आपको बताया है। इस पूरी वीडियो में हम क्या-क्या बातें करने वाले हैं, ये सारी बातें आज हम करेंगे कि आईआईटी जैम क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इम्पोर्टेंट डेट्स, नंबर ऑफ सीट्स, एग्ज़ाम पैटर्न, बेनिफिट्स एंड कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। सबसे पहले जैम एक जॉइंट एडमिशन टेस्ट है फॉर मास्टर्स, ठीक है, जो बेसिकली आईआईटीज़ एंड आईआईएससी कंडक्ट करा रही हैं सिंस 2024 से। ऑब्जेक्टिव इस एग्ज़ाम का ये है कि साइंस थोड़ा और आगे तक बढ़े, रिसर्च वैल्यू को थोड़ा समझें कि क्या है देश में रिसर्च की ज़रूरत, और इसके लिए अगर आपको ये करना है तो इंस्टीट्यूट भी बेहतरीन होना चाहिए। और वो इंस्टीट्यूट आपके आईआईटीज़, एनआईटीज़, आईआईएससी एंड आइज़र्स होते हैं। एंड अदर सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके नाम है जेएनसीएसआर, आइज़र भोपाल, आइज़र पुणे एंड आईआईपीई। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया एंड आईआईएससी। बेसिकली जो लोग मास्टर्स करने जा रहे हैं उनका फोकस आईआईटीज़, एनआईटीज़ एंड आईआईएससीज़, इन तीनों पर ही ज़्यादा होता है और होना भी चाहिए इन तीनों पर ही। और अगर तीनों में से भी किसी एक को करना है तो आईआईटी सबसे बेस्ट है। अगर आपको मास्टर्स करनी है तो उससे बेहतरीन कोई भी जगह आपके लिए नहीं होगी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि इतने भी क्या बेनिफिट्स हैं आईआईटी से मास्टर्स करने के बाद। तो ये सारी बातें, वो जो पॉइंट है ना बेनिफिट्स ऑफ आईआईटी जैम, वहाँ हम ज़रूर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये 7 पेपर्स हैं जिनमें जैम 2025 कंडक्ट करवाया जाएगा। इन 7 सब्जेक्ट्स के लिए पेपर होगा जैम, दैट इज़ बीटी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड लास्ट वन इज़ फिजिक्स। इन 7 सब्जेक्ट्स के लिए जैम करवाया जा रहा है 2025 में। आप जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हो उसमें आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। देखो, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो आज से कुछ साल पहले यानी 2021 से पहले ये था कि आपकी कुछ मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए, लेकिन अब ये नहीं है। अब जस्ट आपको क्वालिफाइंग डिग्री पास करनी होगी एंड आप जो क्वालिफाइंग डिग्री पास हैं उसका प्रूफ भी आपको सितंबर तक देना होगा। ऐसा होता है कि कुछ लोगों के मन में डाउट होता है, लेट्स सपोज कि आपका रिजल्ट आया नहीं है और आईआईटीज़ में एडमिशन शुरू हो गए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि सितंबर तक तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा ना। और आपको सिर्फ क्वालिफाइंग डिग्री का ही प्रूफ नहीं देना होगा, और भी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि एजुकेशनल क्राइटेरिया होता है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है ये। जैसे हम केमिस्ट्री के लिए बता सकते हैं कि कुछ कुछ ही आईआईटीज़ हैं जो ऐसा मानती हैं कि 12th में कोई भी सब्जेक्ट हो चल जाएगा, मगर बहुत सारे आईआईटीज़ ये मानती हैं कि 12th क्लास में आपके पास मैथ्स होनी चाहिए, तभी आपको एमएससी केमिस्ट्री मिलेगा। अब ये जो है ना, बच्चा सोचता तक नहीं है कि एमएससी केमिस्ट्री करने के लिए 12th क्लास में मैथ्स का होना ज़रूरी था, मगर यही सच्चाई है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो जैम में अच्छी खासी रैंक ले आते हैं, लेकिन उन्हें बाद में पता लगता है कि हमारे पास 12th में तो मैथ्स थी नहीं। तो जो बहुत सारी आईआईटीज़ हैं वो 12th में मैथ्स मांगती हैं। तो कभी-कभी इसी वजह से स्टूडेंट जो है वो अपनी मनपसंद आईआईटी में एडमिशन नहीं ले पाता है। देन आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगी? तो 3 सितंबर 2024 को आईआईटी जैम के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे
11 अक्टूबर लास्ट डेट होगी एंड जनवरी 2025 को आईआईटी जेम का एडमिट कार्ड आएगा। 2 फरवरी 2025 को आईआईटी जेम का एग्ज़ाम होगा। अब वो किस किस शेड्यूल में होगा, किस टाइम पर कौन सा एग्ज़ाम होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे एंड मार्च 16 तक आपका रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा। तो अराउंड होली के आसपास ही आपका रिज़ल्ट आने वाला है। कौन से स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं? जो अपेयरिंग इन लास्ट ईयर में अपेयर कर रहे हैं वो लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, क्योंकि सितंबर तक आपको अपनी डिग्री दिखानी होगी। तो जो लोग लास्ट ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, वो लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। या फिर जो पास आउट हो चुके हैं, बीएससी कंप्लीट कर चुके हैं, वो लोग भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। 2 फरवरी 2025 यानी कि संडे, मोस्टली संडे को ही ये एग्ज़ाम होता है। बेसिकली 2 शिफ्ट्स में ये एग्ज़ाम होता है, पहला है फ़ोरनून एंड दूसरा है आफ्टरनून। तो एक 9:30 से 12:30 तक आपका एग्ज़ाम होगा, जिसके सब्जेक्ट हैं केमिस्ट्री, जियोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। देन ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं जो आफ्टरनून में होंगे, दैट इज़ बीटी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड फिज़िक्स। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं। तो अगर हम बात करें आईआईटीज़ की, तो टोटल 3000 सीट्स हैं जो आईआईटीज़ दे रही है सेशन 2025 एंड 26 के लिए। और ये जो टोटल 3000 सीट्स हैं, ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सारी सीट्स नहीं हैं। ऐसे ही जो अदर एनआईटीज़ और सेंट्रल फंडिंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो टोटल 2000 के अराउंड सीट्स रखते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको 300 से 400 तक रैंक लानी होगी। और यकीन मानिए कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, सुनने में लगता है, मगर आप करने की ठान लें तो आराम से कर लेंगे। पता है क्यों? दिक्कत कहाँ आती है? क्योंकि हम सुनकर ही डर जाते हैं कि यार इतनी रैंक पर एडमिशन मिलेगा, इतनी रैंक तो देश में पता नहीं कितने लोगों की आती होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। ये एग्ज़ाम पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो एक सब्जेक्ट में लगभग 15 से 16 हज़ार लोग ही इस एग्ज़ाम को देते हैं। जिसमें से आपको 500 में आना है अगर आपको आईआईटी चाहिए तो। देन एनआईटीज़ तो बाद में मिल ही जाता है, और ये जनरल कैटेगरी के लिए हम बात कर रहे थे। और जो कट ऑफ है वो भी आपको सब्जेक्ट वाइज़ आराम से अवेलेबल हो जाएगी। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करना। देखो, एग्ज़ाम जो है वो आपका 3 सेक्शंस में होता है। पहला होता है सेक्शन ए, जिसमें आपको एमसीक्यूज़ टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका ठीक होता है। और यहाँ पर सेक्शन ए में भी 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में 1 से 10 तक क्वेश्चन होते हैं जो कि 1 मार्क्स के होते हैं, और इनकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 होती है। नेक्स्ट जो पार्ट होता है सेक्शन ए में, वो होता है क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक, जिसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल क्वेश्चन आपके सेक्शन ए से 30 हो गए। तो जो टोटल मार्क्स आपके सेक्शन ए से बनेंगे वो होंगे 50 मार्क्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्शंस ये थोड़ा ईजी पड़ता है। हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, बट स्टिल ये सेक्शन बी और सेक्शन सी के कंपैरिजन में ईजी पड़ता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ऑप्शन ठीक होता है। तो ध्यान रखना, जो सेक्शन ए है वो टोटल 50 मार्क्स का होता है। देन आता है सेक्शन बी, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और ये होते हैं मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि यहाँ आपको एक से ज़्यादा सही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर आपको कोई भी पार्शियल मार्किंग नहीं देखने को मिलेगी। लेट सपोज ए बी सी डी सही है और आपने ए बी सी मार्क कर दिया, तो वहाँ पर आपको 0 नंबर ही मिलेंगे। बस मज़े की बात यह है कि यहाँ कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए जाते हैं, और ये आपको भी करना है, क्योंकि ना अटैम्प्ट करना तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। देन आता है सेक्शन सी, जिसमें न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 में 10 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 1 मार्क के होते हैं, और सेकंड पार्ट में 10 क्वेश्चंस होते हैं जो 2 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल 30 मार्क्स का आपका ये सेक्शन सी रहता है। टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर रहता है। अब आप ये समझो कि आपके पास 60 क्वेश्चंस होते हैं जो कि टोटल 100 मार्क्स के होते हैं, और ये 60 क्वेश्चंस करने के लिए आपके पास 3 घंटे का समय होता है, यानी कि 180 मिनट है। मतलब आपके पास हर क्वेश्चन के लिए 3 मिनट है। तो आप इस एग्ज़ाम में ये बात तो कह नहीं सकते कि बस 5 मिनट और मिल जाते तो बस मैं ही था जो था। तो देखो, ये जो है ना, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें अगर आपको आता होगा तो आपके लिए 2 घंटे भी सफिशिएंट हैं, और अगर आपको नहीं आता होगा तो आपके लिए 5 मिनट भी बहुत हैं। आप 5 मिनट में ही पूरा पेपर समेट देंगे।
तो इसमें टाइम की आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये था हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। अगर हम बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम के बेनिफिट्स क्या हैं, तो ये बात करनी ज़रूरी भी है, क्योंकि जहाँ शायद आप 11th-12th में जाना चाहते थे, जहाँ से आप अपनी ग्रेजुएशन करना चाहते थे, वहाँ से आपको मास्टर्स करने का मौका मिल रहा है। तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि आप अपनी मास्टर्स की डिग्री आईआईटी से लें। अब जैसे केमिस्ट्री में हमें लैब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में लैब देखी तक नहीं होती है ठीक से। तो यहाँ आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। तो यहाँ ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको कंप्लीट मिलने वाली है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एक ऐसी जगह पर जहाँ सारे ही ब्रिलियंट हैं। अब जैसे हम कॉलेज या स्कूल में होते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो टॉपर्स होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ बिलो एवरेज होते हैं। लेकिन आईआईटी में ऐसा नहीं चलेगा। वहाँ जो टॉपर नहीं भी है ना, वो भी अपने किसी न किसी सब्जेक्ट में बेस्ट है, किसी न किसी चीज़ में बेस्ट है, कुछ ना कुछ ऐसा कर सकता है अपनी लाइफ में जो कि वो टॉपर नहीं कर सकता। मतलब कुल मिला के बात ये है कि आपके जितने भी क्लासमेट्स होंगे, वो सारे ब्रिलियंट होंगे, हर किसी के एम अलग होंगे। तो वहाँ पर जो आपको एनवायरनमेंट मिलेगा ना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, जहाँ पर हर टाइम आपको लगेगा कि नहीं, मैं अभी भी बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। ये तो जस्ट एक सीढ़ी थी। असल बात यही है कि यहाँ पर पहुँचकर आपको ये बात समझ आएगी कि ये तो बस एक स्टेप था। अभी तो आप बहुत आगे पहुँच सकते हो। कैसे आपको अपने आप को प्रेज़ेंट करना है, वो चीज़ आप सीखोगे, तो बेसिकली कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर आप कंप्लीटली रिसर्च ओरिएंटेड होने लगेंगे। तो बस यही एक चीज़ आईआईटी जैम का एक एम है कि जो यंग और ब्रिलियंट माइंडेड हैं, वो भी रिसर्च फील्ड में आएँ। इंटर्नशिप आपको हेल्प करेगी, जैसे कि कुछ लोग वैकेशंस में घर चले जाते हैं, तो कुछ लोगों के पास इंटर्नशिप के भी ऑप्शंस होते हैं। तो वो भी आप ईज़िली कर सकते हो, और ये आपको फ़र्दर हेल्पफुल होती है। अगर आप पीएचडी ओरिएंटेड हैं, तो उस फील्ड में इंटर्नशिप ज़रूरी होती है। देन सबसे इम्पोर्टेंट बात, जॉब सिक्योरिटी। जॉब प्लेसमेंट भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है। तो ये हैं आपके मेजर बेनिफिट्स। बाकी आप लोग खुद से भी इस लिस्ट में कुछ और ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप वहाँ पर अपने कोर सब्जेक्ट से हट के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। देन अगर हम एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करें, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कंसाइज़ और डायरेक्शनल स्टडी की तरफ। अब ये कंसाइज़ और डायरेक्शनल स्टडी कैसे होती है, तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना होगा कि पर्टिकुलर टॉपिक को हमें कितनी डेप्थ में पढ़ना है और इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि टॉपिक्स जो होते हैं ना, वो बहुत बड़े होते हैं। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक को कहाँ रोकना है, और प्लीज़ इस बात को थोड़ा सा सीरियसली लीजिएगा। तो अब बात आती है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं। अब जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में गए और आपने एग्ज़ाम पेपर देखा, और आपको उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक से ही सबसे पहले क्वेश्चंस मिल गए, तो आपके अंदर ना एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है। अब अगला जो आपका मेन पॉइंट है, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी होती है। इससे हमें अपनी गलतियों का पता चलता है कि हम किस टॉपिक में कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं। और सबसे अच्छा तरीका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ये होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओ। फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ आपको पता चलता है कि जो क्वेश्चंस आप 1 घंटे में अच्छे से कर पा रहे हैं, वही क्वेश्चंस ज़्यादा करके अगर आपको 3 घंटे के लिए दे दिए जाए ना कहीं आपके माइंड की एफिशिएंसी जो है ना, वो कम होती चली जाएगी। तो जैसे ज़्यादा क्वेश्चन और लंबे टाइम के लिए आपको बैठने को कहा जाएगा ना, तो आपका दिमाग उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा शायद जैसे पहले कर रहा था। तो इसलिए आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देके इस चीज़ की पहले से ही आदत बनाओ कि हाँ, मैं लंबे समय तक बैठ के क्वेश्चंस को कर सकता हूँ। उसके बाद हमें टाइम का भी ध्यान ज़रूर रखना है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को मैनेज करने की कोशिश करनी है। रेक्टिफाई मिस्टेक्स, गलतियों को सुधारो। एक बार अगर किसी टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो कोशिश करो कि अगली बार उस टॉपिक से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ना हों। और ऐसा करने से आपको आपकी सिली मिस्टेक समझ में आएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, वो है हमेशा अपने एम हाई रखो। अगर आपको ओवरथिंक करके अपने आप को इमेजिन करना ही है ना, तो एक ऐसी सिचुएशन में इमेजिन करो कि आपकी रैंक आ चुकी है, आप टॉप 100 में हो, घर पे सब लोग मिठाई बांट रहे हैं और वो मिठाई आपके पसंद की है और आप भी उस मिठाई को खा रहे हो। तो एम जो है ना, वो हमेशा शानदार रखना है। चलिए, थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। आई होप आपने यहाँ से काफ़ी सारे पॉइंट्स सीखे हों आईआईटी जैम के बारे में। जो पॉइंट्स भी आपको पता होने चाहिए थे, वो सब हमने इस वीडियो में कवर किए हैं।